Good evening, everyone. Is my voice and video clear? Voice और video clear है? Let's start with revolt of 1857. ठीक है? तो what you will see, this revolt of 1857 was is said to be first organized. देखो, ये जो revolt हुआ 1857 में, ऐसा नहीं था कि इसके पहले कभी कोई रिवोल्ट नहीं, ठीक है? इसके पहले भी और भी रिबेलियंस हो चुके थे इंडिया में, बट वो छोटे छोटे रिबेलियंस थे. Revolt of 87 was first of its organized resistance. Organized मतलब एक डेट फिक्स हुआ, ठीक है? उसके बाद क्या क्या हम रिवोल्ट में करेंगे वो डिसाइड हुआ. तो इट वाज अ काइंड ऑफ व्हाट, ऑर्गेनाइज्ड रेसिस्टेंस. ये ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है? जब ये शुरू हुआ रिवोल्ट ऑफ 1857, इट वाज बेसिकली अ काइंड ऑफ रिवोल्ट डन बाय सेपॉय. सेपॉय मतलब सिपाही, ठीक है? बट लेटर ऑन इन्हीं का रिवोल्ट टर्न्ड इनटू रिवोल्ट बाय मासेस. मतलब काफी लोग धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं इस रिवोल्ट ऑफ 1857. इस रिवोल्ट ऑफ 1857 को कुछ अलग अलग हिस्टोरियन ने अलग अलग नाम से बुल, जैसे सावरकर जी ने इनका नाम क्या रखा है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. सेपॉय म्यूटिनी कौन बोलता है, ब्रिटिश हिस्टोरियंस. इंडियन हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं, द ग्रेट रिबेलियन. ठीक है? तो अलग अलग नाम से ही इस रिवोल्ट को जाना जाता है. आप इन नाम्स को याद रखेंगे. ओके, यू विल रिमेंबर दीज नेम्स. ओके, नाउ रिवोल्ट ऑफ 1857 अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बस और बस ये पैराग्राफ आपसे पूछा जा सकता है. ये जो स्लाइड है ना, बस यही पढ़ाते हैं आपको और आगे निकल जाते हैं. बट रिवोल्ट ऑफ 1857 एक माइलस्टोन है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में. इसीलिए हम बस ये नहीं पढ़ेंगे, हम अच्छे से रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ेंगे. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बीपीएससी मेंस एज वेल. तो मेंस के पर्सपेक्टिव से ही इसको पढ़ जाएंगे ताकि पीटी इसमें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए. क्लियर है ये चीज? तो व्हेन इट कम्स टू रिवोल्ट ऑफ 1857, पहला चीज आता है कॉजेस. आखिर ऐसा क्या हो गया, ठीक है, कि सिपाहियों को या फिर मॉसेस को ब्रिटिश के अगेंस्ट विद्रोह करने पर उतारू होना पड़ा. आखिर ऐसा क्या हो गया उस. तो व्हेन इट कम्स टू कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट, व्हाट यू विल सी, द फर्स्ट कॉज इज पॉलिटिकल कॉज. ठीक है? पहला कॉज क्या है, पॉलिटिकल कॉज. नाउ पॉलिटिकल कॉज को देखो, पूरी कहानी लेफ्ट साइड में लिखी हुई है, मैं आपको बस पॉइंट दर पॉइंट सब कुछ समझा देता हूं. जैसे अब आप मुझे बताओ, लास्ट क्लास में, ठीक है, लास्ट क्लास में हमने एक शुरू में क्वेश्चन करा था, एनेक्सेशन ऑफ ब्रिटिश वाज डन पार्टली थ्रू वॉर्स एंड पार्टली थ्रू पॉलिसीज. करा था नहीं करा था, याद है? करा था ना. उसमें हमने ये सीखा था कि ब्रिटिश की कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जिससे वो क्या करते थे, किसी ना किसी प्रिटेक्स्ट पर जो लोकल राजा महाराजा थे उनका जमीन वगैरह क्या करते थे, उनके राज्य साम्राज्य को क्या कर लेते थे, हड़प कर लेते थे. अब एक बात बताओ, अगर मान लो वही पॉलिसी है, मान लो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ही ले लेते हैं फॉर दैट रीजन. ठीक, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ही ले लेते हैं फॉर दैट रीजन. अगर मान लो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलकर आप ये बोल रहे हो चूंकि आपका कोई मेल एयर नहीं है इसीलिए आपकी टेरिटरी ब्रिटिश की हो जाएगी, तो क्या उस राजा, क्या उस रूलर को ये पसंद आएगा, क्या उस रूलर को ये पसंद आएगा? नहीं. सब्सिडियरी अलायंस के नाम पर आप राजा के कोर्ट में अपना आदमी भेज दे रहे हो और बोल रहे हो कि इस आदमी के पूछे बगैर राजा कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, तो क्या राजा को मजा आएगा?
आप बताओ? नहीं। उसके बाद आप क्या देखोगे कि राजा महाराजा तो छोड़ो ही, देखो एक अ, एक राजा का जो कोर्ट है, ठीक है, उसमें बहुत से लोग जुड़े हुए होते हैं बेटा, है ना? एक राजा का जो कोर्ट है, सिर्फ राजा तो नहीं है ना अकेले, सिपाही है, दास है, दासियां हैं, मंत्री हैं, इतने लोग जुड़े होते हैं। अगर राजा के कोर्ट पर कोई कब्जा कर रहा है तो बेसिकली बाकियों की भी नौकरी गई, है ना? राजा के कोर्ट पर अगर कोई कब्जा कर रहा है तो बाकी का पैट्रोनेज गया। से फॉर एग्जांपल कोई गीतकार होगा जो राजा को गाना सुनाता होगा, वो भी गया काम से, उसका भी नौकरी चला गया। हो सकता है कोई राजा के कपड़े बनाने वाला होगा, उसका भी नौकरी चला जाएगा। तो आप बस ऐसे मत सोचना कि पॉलिटिकल कॉज में बस और बस राजा ही अफेक्ट हो रहा है। नो, इट वाज द एंटायर राजा एंड इट्स प्रजा। तो व्हाट यू विल सी इन पॉलिटिकल कॉज, ये जो ब्रिटिश का जो एक्सपेंशन का पॉलिसी था, राजा को तो असंतोष करता ही करता है, साथ में प्रजा को भी असंतोष करता है। क्या ये चीज समझ में आती है? सो पॉलिटिकल कॉज, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन क्रिएट्स अ वेरी मच डिसेंट अमंग द लोकल रूलर्स। और आप क्या देखते हो कि लोकल रूलर को बस एक मौका चाहिए होता है कि कहीं हमें मौका मिले और हम ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ाई करना शुरू कर दें। और वो मौका रूलर्स को कौन देते हैं? 1857 की क्रांति। पहला पॉइंट क्लियर है सभी को? पहला पॉइंट क्लियर है सभी को, पॉलिटिकल कॉज। सेकंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज, ठीक है? सेकंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज को दो तरीके से समझेंगे, ठीक है? चीजों को चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए ब्रिटिशर्स को, टॉप पोस्ट पे तो ब्रिटिशर्स ही रहेंगे, बट नीचे जो लोग रहेंगे वो इंग्लैंड से तो लेकर आएगा नहीं नीचे के लोगों को काम करने के लिए। कौन लोग रहेंगे? वो इंडियंस, है ना? तो ये जो पुलिस में हवलदार वगैरह जो लोग होंगे, ये सब कौन होंगे? इंडियंस, हाँ या ना? जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में क्लरिकल जॉब्स वगैरह होगा, उसमें कौन काम कर रहे होंगे? इंडियंस। ऑफिसर सब तो ब्रिटिशर्स होंगे, बट जो लोअर लेवल के जॉब्स है वहां पर कौन होंगे? इंडियंस। तो व्हाट यू विल सी, ये जो लोअर जॉब्स के लिए जो इन्होंने इंडियंस को रखा था, दे वेर डाउन लुक्ड अपॉन, उनको बहुत ही गंदे नजर से देखा जाता था। मतलब इन द सेंस कि दे आर वेरी इंफीरियर टू अस, मतलब हम सुपीरियर हैं और वो इंफीरियर है, ठीक है? इस तरीके से देखा जाता है, ठीक है? तो ब्रिटिश का थॉट, और ये चीज जब इंडियंस को पसंद नहीं आई तो उनको क्या लगता है कि ये लोग बाहरी हैं, ठीक है? तो इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ एलियननेस अमंग द पीपल। मतलब ब्रिटिश एक बाहरी साम्राज्य, ब्रिटिश को अपनाया नहीं यहाँ के लोगों ने, जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने मुगल्स वगैरह को अपनाया, उस तरीके से ब्रिटिश को नहीं अपनाया। तो ब्रिटिश वेयर ऑलवेज अ एलियन फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है? तो दीज वेयर टू कॉजेस जो कि ब्रिटिशर्स और इंडिया के लोकल पीपल के बीच में क्या क्रिएट करता है? गैप क्रिएट करता है। और इतना ज्यादा गैप क्रिएट हो जाता है कि जब लोगों को मौका मिलता है ब्रिटिश के अगेंस्ट विद्रोह करने का, तो आप क्या देखते हो? 1857 की जब क्रांति होती है तो लोग काफी हर्ष और उल्लास के साथ पार्टिसिपेट करते हैं कि देखो देखो देखो, ये वही ब्रिटिशर्स है जो हमें ना छोटा समझता है, तो इसके अगेंस्ट में हमें विद्रोह करना चाहिए, ठीक है? दिस वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज। थर्ड कॉज इज सोशियो रिलीजियस कॉज, ठीक है? अगर देखो, ये चीज एकदम दिमाग में रखने का, खासकर इंडिया के पर्सपेक्टिव में, रिलीजियन, यू कैन नॉट इंटरफेयर विद रिलीजन। रिलीजन के साथ आप ना कुछ भेदभाव, कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद व्हाट? सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, ओके? इट इज एसोसिएटेड विद सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल। आप रिलीजियस में कुछ अच्छा भी लेकर आओगे ना, तो भी इट विल बी रेसिस्टेड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल। तो आप क्या देखते हो? ब्रिटिशर्स
कुछ अच्छी पॉलिसीज लेकर आए, ठीक है। भले उसके लिए उन्होंने बहुत सारे जो सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे उन्होंने मेहनत की, बट कुछ पॉलिसीज ब्रिटिशर्स अच्छी लेकर आते हैं, जैसे कि अबॉलिशन ऑफ सती, जैसे कि विमेन्स का एजुकेशन, जैसे कि विडोरी मैरिज। ये सब अच्छी पॉलिसीज थी, बट अच्छी पॉलिसीज होने के बावजूद इंडिया के लोगों को क्या लगता था कि ब्रिटिशर्स उनके रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो इंडिया के लोगों को ऐसा लगने लगा कि ब्रिटिशर्स उनके रिलीजियस अफेयर्स में चूंकि इंटरफेयर कर रहे हैं तो वो अपने कभी नहीं हो सकते। तो दे स्टार्टेड कंसिडरिंग ब्रिटिशर्स एज आउटसाइडर्स, ठीक है। और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में एंगर वगैरह क्रिएट होना शुरू हो जाता है। क्लियर है ये चीज? इसके अलावा आप क्या देखते हो कि ब्रिटिशर्स जो है कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ करते हैं कि आप इंडिया में आओ और आपको जिसको भी जिस रिलीजन में कन्वर्ट करना है यू कैन डू इट। दिस वाज हाईली रिसेंटेड बाय द इंडियंस। इंडियंस को ये लगता है कि ये बाहर के लोग हमें आके क्यों कन्वर्ट करें, और क्रिश्चियन मिशनरीज को जो भेज रहे हैं इसके पीछे बस और बस किनका हाथ है? ब्रिटिशर्स का हाथ है। तो इसके लिए भी आप क्या देखते हो, इंडियंस में एंगर जनरेट होता है कि आखिर ये कन्वर्जन क्यों। ठीक है, क्लियर है ये चीज? उसके बाद और भी चीजें थी, जैसे कि ऐसी अफवाह फैली, ठीक है, ऐसी अफवाह फैली कि ब्रिटिशर्स जो है ये जो मॉस्क का लैंड है, टेंपल का लैंड है, ठीक है, इन सब के ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो अगेन इट विल हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल। बस डिसीजन लिया गया था, लगाया नहीं गया था, इस पर बस डिसीजन लिया गया था कि ऐसा टैक्स लगाएंगे। इट विल अगेन हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट सोशियो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या देखते हो कि एक लिटरली जैसे कि कोई हिंदू रिलीजन से एक पर्सन बिलोंग करता है, ठीक है, ठीक है। तो अ, अगर ये, ठीक है, हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है, मान लो इसने अपना रिलीजन चेंज कर लिया, ठीक है, हिंदू से किसी और रिलीजन में चला गया, तो अगर ये किसी और रिलीजन में चला जाता तो ये अपने फादर का प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकता था, ठीक है। मान लो हिंदू है, क्रिश्चियन बन गया, तो इस केस में ये अपने फादर का प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकता था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक एक्ट लेकर आए, रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट, जिसमें यह बोला गया कि अगर कोई हिंदू अपना रिलीजन चेंज करता है तो वो अपने फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है। ओके, अपने फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है। ये कौन से एक्ट के तहत किया गया? रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट। अगेन इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस अफेयर्स ऑफ द इंडियंस। फिर से इंटरफेरेंस है ये, भले अच्छा हो बुरा हो उसके बारे में हम नहीं जा रहे, ठीक है, बट इट इज सीन एज व्हाट? इंटरफेरेंस। ठीक, तो रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट ये था जो मैंने अभी आपको समझाया। सभी को रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट क्लियर है? क्या था ये? 1856 में आया था। रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट क्लियर है सभी को? हाँ या ना? asked in BPS, asked in BPS। एंड द लास्ट पार्ट, इंटरफेरेंस इन रिलीजन में ये देखा गया कि जब ब्रिटिशर्स जो है वेस्टर्न एजुकेशन को इंप्लीमेंट कराते हैं इंडिया में, तो जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट थे उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन का क्या किया? बहुत अपोज किया, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो विद रेस्पेक्ट टू सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, आप क्या देखते हो कि इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन ऑल्सो एंगर्ड द पीपल ऑफ इंडिया। सबको नहीं, बट ऑर्थोडॉक्स जो लोग थे उनको एंगर किया, ठीक है, कि ये हमारे रिलीजियस इंस्क्रिप्शन के साथ इंटरफेयर करेगा, ये सारे बातें। तो सोशियो रिलीजियस कॉजेस के अपने सब कॉजेस हैं जो ध्यान में रखने, उसमें से
पीटी के पर्सपेक्टिव से ये रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट जो है ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, सोशियो रिलीजियस। फोर्थ इज इकोनॉमिक कॉज। ठीक है, फोर्थ इज इकोनॉमिक कॉज। ठीक है, इकोनॉमिक कॉज में दो तीन चीजें तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिखी है, जैसे कि क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स which were very very high, taxes on lands which were very very high। इसके अलावा और क्या देखते हो कि लैंड के में जो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा उसके लिए आप नॉर्मल फूड क्रॉप की जगह, इतना हाई टैक्स है यार, हाई टैक्स को पैसा पे करने के लिए आपको ऐसे क्रॉप्स को करने करेंगे जिसका ज्यादा पैसा मिलता हो। आप क्या देखते हो, इन टैक्सेस को पे करने के लिए एग्रीकल्चर शिफ्ट्स फ्रॉम फूड क्रॉप टू कमर्शियल क्रॉप। इसी को हम क्या बुलाते हैं? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, नाउ हाउ डज दिस कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर विल अफेक्ट पीपल? पहले लोग फूड क्रॉप ग्रो कर रहे थे, अब लोग कमर्शियल क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। अब मान लो ये जो कमर्शियल क्रॉप है इसका डिमांड मार्केट में घट गया, पैसे क्या मिलेंगे? कम। पैसे अगर कम मिलेंगे तो क्या ये लोग सर्वाइवल कर पाएंगे? अब तो खाने के लिए क्रॉप भी नहीं है घर पर, पैसे भी कम है। खुदा ना खास्ता अगर मान लो फेमाइन आ गया, ठीक है, भुखमरी का सिचुएशन आ गया, तो भुखमरी के सिचुएशन में पहले तो इनके पास क्रॉप भी रहता था खाने पीने वाला, अब वो भी नहीं है, तो फेमाइन की सिचुएशन में और हालत खराब हो जाएगी। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो कि इकोनॉमिक मिजरी कॉज करता है, कहा? हमारे कंट्री में। तो दिस वाज अगेन an important cause for resentment among the Indian people against the Britishers, which led to revolt of 1857। क्रॉप कहाँ ग्रो होता है? विलेज में। ये जो सिपाही वगैरह थे कहां से आते थे? इन्हीं विलेजेस में से आते थे। विलेज का अगर कंडीशन खराब होगा तो क्या इन सिपाहियों को गुस्सा नहीं आएगा? और क्या ये सिपाही रिवोल्ट नहीं करेंगे? तो how this agriculture and sipahi and 1857 is related, is it clear about? Are you clear about it? सिपाही छोड़ो, now see how the economic drain used to happen। इंडिया का इकोनॉमिक ड्रेन, यहां से पैसा कैसे खराब होता था। ठीक है, ये देखो, इंडिया में मान लो कॉटन है जो कि रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल को जाना है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने क्या किया, इस रॉ मटेरियल पर 0% इंपोर्ट ड्यूटी लगाया। ठीक है, तो रॉ मटेरियल इंग्लैंड में जब पहुंचेगा कैसा पहुंचेगा? चीप पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा चीप? इंग्लैंड ने इस कॉटन से बनाया क्लोथ और क्लोथ को बेचा इंडिया में। ना ये जो क्लोथ जो इंडिया में आ रहा है अगेन 0% इंपोर्ट ड्यूटी, तो इंडिया में जो ये क्लोथ आएगा ये कैसा आएगा? चीप। इंडिया में जो ये क्लोथ आएगा वो कैसा आएगा? चीप। और इसके पहले जो इंडिया में क्लोथ है जो लोकल मार्केट से बनकर आ रहा है, फैक्ट्रीज वगैरह तो है नहीं, लिमिटेड नंबर ऑफ क्लोथ्स हैं, तो दैट विल बी व्हाट? महंगा, है ना? वो क्या होगा? महंगा होगा। तो लोग क्या खरीदना पसंद करेंगे, चीप क्लोथ या महंगा क्लोथ? ऑब्वियसली चीप क्लोथ। तो ये जो नॉर्मल आर्टिसंस हैं इंडिया के, नॉर्मल हैंडीक्राफ्ट्स जो है इंडिया के,
उनका काम तमाम। नॉर्मल आर्टिसंस, नॉर्मल हैंडीक्राफ्ट जो बना रहे हैं, उनका काम तमाम। अच्छा, इनको अगर नौकरी नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं से तो पेट को तो संभालना है ना बेटा, तो दे विल मूव टुवर्ड्स व्हाट? विलेजेस। और एग्रीकल्चर विल बिकम व्हाट? ओवरबर्डन। विलेज ब्रिटिशर्स के आने के पहले सेल्फ सफिशिएंट था, आने के बाद villages has become what? Overburdened। ठीक है, प्रोडक्शन तो उतना ही है, लोग बढ़ गए, तो इट विल लीड टू व्हाट? ruining ऑफ विलेजेस। तो क्या आर्टिसन को ये पसंद आएगा कि उनकी नौकरियां चली गई? क्या हैंडीक्राफ्ट्स को उनको पसंद आएगा उनकी नौकरियां चली गई? प्लस क्या विलेजर्स को पसंद आएगा कि ये आर्टिसंस और हैंडीक्राफ्ट्स वाले आकर हमारे साथ रहे? नहीं। तो it will create anger against the Britishers, and what you will see, it will culminate into revolt of 1857। तो दिक्कत, ये वाला पॉइंट याद रखना। इंडिया became supplier of raw material and a destination for finished goods। Can you see this? India is becoming what? Supplier of raw material and destination of finished goods। ये ध्यान रखना, ये बहुत बार यूज होगा। सप्लायर रॉ मटेरियल एंड डेस्टिनेशन फॉर फिनिश्ड गुड्स। कुछ पूछना है किसी को? एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? जो भी मैंने बोला है सब लिखा हुआ है। एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क इकोनॉमिक कॉज तक? अब हमारे घर में अगर मान लो किसी का बीपीएससी में सिलेक्शन हो गया, तो आपको उससे कॉन्फिडेंस मिलता है ना कि उनका हो गया तो मेरा भी हो जाएगा? मिलता है नहीं मिलता, ये बताओ। नाउ ब्रिटिशर्स जब आए इंडिया पर, जब राज किया, तो ऐसा लगता था दे वेर इनविंसिबल, मतलब इन्हें हराया ही नहीं जा सकता। बट जब ब्रिटिशर्स क्रीमिया के वॉर में जाते हैं, जब पंजाब के वॉर में जाते हैं, अफगान वॉर में जाते हैं, तो वहां यह देखा जाता है कि ब्रिटिशर्स को सेटबैक मिलता है। ठीक है, ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि ब्रिटिशर्स हार जाते हैं। दे रिसीव अ ग्रेट सेटबैक्स एट ऑल दीज प्लेसेस। तो अगर सेटबैक मिलेगा ब्रिटिशर्स को, तो क्या ये इनविंसिबिलिटी वाला जो थ्योरी है कि ब्रिटिशर्स आर इनविंसिबल, दैट विल बी चैलेंज्ड। तो ऐसा लगेगा, दिस विल क्रिएट व्हाट? अ साइकोलॉजिकल रिपरकेशन कि ब्रिटिशर्स अगर वहां पर सेटबैक रिसीव कर सकते हैं, तो हम इंडिया में रहकर ब्रिटिशर्स को क्या कर सकते हैं? हरा सकते हैं। दिस वाज इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट्स, पॉइंट नंबर 5। दिस इज पॉइंट नंबर 5। मेंस के लिए भी है टॉपिक। Sixth is military reasons. What was the ratio of Indian soldiers to British soldiers? 6:1। ये जो सिपाही कैडर के जो लोग हुआ करते थे ना, उसमें रेशियो कितना होता था? 6:1। बट जितने भी स्टोर के इंचार्ज हुआ करते थे, राइफल्स वगैरह जहां रखा होता है, वो स्टोर्स के इंचार्ज कौन हुआ करते थे? ब्रिटिशर्स ही हुआ करते थे, वहां इंडियन लोग इंचार्ज नहीं हुआ करते थे। तो जब रिवोल्ट होगा, तो आप देख रहे हो 100 में से 84 लोग, 85 लोग क्या करेंगे? सिपाही का साथ देंगे, इंडियन सिपाही का साथ देंगे, क्योंकि वो लोग कौन है? इंडियंस। ठीक है, उसके अलावा और क्या देखते हो कि इंडियंस जो थे, इंडिया के जो सिपाही थे, इनको प्रमोशन वगैरह नहीं मिलता था, इनका खाना भी अलग हुआ करता था।
इनका जो रहने वहने का जो बैरक रहता था वो भी इंग्लिशमैन की अपेक्षा क्या होता था, बहुत खराब हुआ करता था। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वहां भी था। ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वहां भी था। तो दिस वाज द सेकंड मिलिट्री कॉज। पहला क्या है, नंबर ही इनकी ज्यादा है। ठीक है, दूसरा क्या है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तीसरा क्या है कि ब्रिटिशर्स एक इंपॉर्टेंट एक्ट लेकर आए, जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856, इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीटी, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया कि इंडियन सोल्जर्स को बस और बस इंडिया में ही नहीं, हम चाहे तो बाहर भी भेज सकते हैं लड़ाई करने के लिए। सर इसमें गलत क्या है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। बट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम इन 1856 ऐसा मानना था कि अगर आप ओशन क्रॉस करते हैं, ठीक है, अगर आप ओशन क्रॉस करते हैं तो आप अपना कास्ट लूज कर देंगे। ऐसा बिलीव था, यू विल लूज योर कास्ट। तो एक बात बताओ, ये सिपाही वगैरह लोग ओशन क्रॉस करना चाहेंगे? ये सिपाही वगैरह लोग ओशन क्रॉस करना चाहेंगे अगर ये कास्ट लॉस होने लगा उनका? तो बिल्कुल नहीं। तो इट विल क्रिएट अगेन एंगर अमंग द सोल्जर्स। उसके बाद हम क्या देखते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो है, ये कोई पहला रिवोल्ट नहीं था। इसके पहले भी आर्मी में, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कई सारे रिवोल्ट्स हो चुके थे। जैसे बैरकपुर में 1885 में हो रखा था, वेलोर में म्यूटनी हो रखा था, बंगाल में खुद म्यूटनी हो रखा था 1764 में। तो कुछ नया नहीं था मिलिट्री रिवोल्ट। ठीक है, कुछ नया नहीं था मिलिट्री रिवोल्ट। और लास्ट वाला तो हम सबको पता है, ये तो पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। इमीडिएट कॉज, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज? ग्रीज कार्ट्रिज इंसिडेंट। तो एक राइफल था, इसका नाम क्या था? एनफील्ड राइफल। इस राइफल में, राइफल तो बना नहीं बेटा, पता नहीं क्या बन गया। इस राइफल में जो गोलियां डालनी पड़ती थी, कार्ट्रिज डालने पड़ते थे, उसको डालने के पहले दांतों से फाड़ना पड़ता था, हटाना पड़ता था ना। ऐसा रूमर फैला कि ये जो ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस हैं, दे कंटेन पिग फैट्स एंड काउ फैट्स। मतलब दे आर स्मिक्ड विथ muscles of pigs and cows, which was against the religious sentiments of both Hindus and Muslims. ठीक है, कि आप पिग और काव को दांत से ऐसे कटवा रहे हो और फिर लगवा रहे हो। सो दिस वाज द इंसिडेंट विच प्रोवोक्ड द सोल्जर्स। और आप क्या देखते हो कि मार्च 1857 में देयर इज अ सोल्जर कॉल्ड मंगल पांडे, ही रेफ्यूज टू यूज द कार्ट्रिज और अपने सीनियर ऑफिसर पर अटैक करते हैं। इसकी वजह से इनको बंधक बना लिया जाता है और 8 अप्रैल को इनको हैंग कर दिया जाता है। इसी तरीके से और भी कुछ सोल्जर्स थे मीरठ में, जिन्होंने रिफ्यूज किया नए राइफल को यूज करने से, और रिफ्यूज करने के कारण उनको 10 साल का कारावास मिल जाता है। ठीक है, तो इन सभी कारणों से आप क्या देखते हो कि लोगों में एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स जागता है एंड दे स्टार्ट रिवोल्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड? रिवोल्ट ऑफ 1857। Anything that needs to be asked? नेक्स्ट सेक्शन इज सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट। ये तो रटने वाला है। देखो, आपको एक चीज ध्यान रखना है, वन क्वेश्चन इन पीटी,
ये 2-3 स्लाइड से एक क्वेश्चन तो पीटी में आना ही आना है। ये जितनी भी चीजें हमने यहाँ पर, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, रिवोल्ट कब स्टार्ट हुआ है, हर किताब में यही लिखा हुआ है 10th में 1857। पहली चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसका, ये यहाँ पर समरी वाइज आपको दे रखी है। कैन यू सी दिस? दिल्ली में लीडर कौन है, लखनऊ में कौन है, कानपुर झांसी ग्वालियर में कौन है, बरेली में कौन है, इलाहाबाद और बनारस में कौन है, और बिहार में कौन है। दीज वेर द प्लेसेस ऑफ रिवोल्ट। वहां के लीडर्स कौन थे, और इनको इस सेंटर्स पर रिवोल्ट को जो ब्रिटिशर्स ने सप्रेस किया, who were the British officials who suppressed the revolt, उनके नाम यहाँ पर दे रखे हैं। इनको एकदम रट्टा मारना है और खुश रहना है। समझ में आ गया क्या रट्टा मारना है? अब दिल्ली में जॉन निकोलसन थे, इसमें मैं आपको क्या समझाऊं? तो समझाने वाला पार्ट तो हो गया, कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, है ना। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी इंडियन लीडर्स में, तो इसमें मैं क्या समझाऊं? इसमें तो याद करना होगा, तो यू हैव टू मेमोराइज थिंग्स। क्लियर है ये सभी को? These are some of the important centers। बेटा एक चीज ध्यान रखना, कुछ सेंटर्स ऐसे हैं ना जो कि आपके बिपिन चंद्रा वगैरह में दे रखा है और कोई किताब में नहीं दे रखा। जैसे कि राजस्थान में कौन लीडर थे, फर्रुखाबाद में कौन थे, असम में कौन थे, ओडिशा में कौन थे। तो हो सकता है किसी साल बीपीएससी पटक कर ये क्वेश्चन पूछ ले आपसे, लोग ये पढ़कर नहीं जाते, इनको भी याद कर लेना। वेट मत करना कि जब बीपीएससी पूछेगा तब याद करेंगे, फिर कोई फायदा नहीं है, दोबारा नहीं पूछेगा। क्लियर है सभी को? रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की लीडर है? झांसी में, बट इनका डेथ कहाँ हुआ था बेटा? ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई डाइड इन ग्वालियर, आस्क्ड इन बीपीएससी। बिहार के लीडर कौन है? वीर कुंवर सिंह, हजारों लाखों बार बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक? याद रखना, हो सकता है दोबारा पूछ लो। कहां से लड़ाई किया इन्होंने? जगदीशपुर। जगदीशपुर कहाँ है बेटा? भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में, और भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में जो जगह है उसको हम क्या बुलाते हैं? आरा, ठीक है। जगदीशपुरी चावल खाया आपने? खाया आपने जगदीशपुरी चावल? खाना बहुत सुंदर रहता है, इसका स्मेल बहुत अच्छा है। 4 ये नए नाम है, प्लीज याद रखिएगा, वेट मत कीजिएगा बीपीएससी के पूछने के लिए ना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैन यू टेल मी द डेट ऑन विच द रिवोल्ट स्टार्टेड? अभी जस्ट बताया था मैंने आपको, बताइए सभी को, बताइए। व्हाट वाज द डेट ऑन विच रिवोल्ट स्टार्टेड? ये सभी को याद होगा, वेरी गुड। 10th May 1857। What was the date on which revolt ended? What was the date on which revolt ended? Officially कब डिक्लेयर किया गया रिवोल्ट एंड हो गया? Yes. 8 जुलाई 1858। मुझे नहीं पता, हम, मुझे नहीं लगता ये किसी को पता होगा, है क्या कोई? है क्या आप में से कोई, एनीवन जिनको ये डेट पता था? 8 जुलाई 1858, मतलब आउटब्रेक होने के 14 मंथ्स के बाद। हाउ मेनी मंथ्स के बाद? 14 मंथ्स के बाद। और बेसिकली ये जो पीस प्रोक्लेम किया, फाइनली किसने प्रोक्लेम किया? लॉर्ड कैनिंग ने। मतलब 1857 का जब रिवोल्ट हुआ
तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल ड्यूरिंग, ये सब पीटी का क्वेश्चन है, रिवोल्ट ऑफ 1857। गवर्नर जनरल ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है बेटा। चले आगे। ये रट्टा मारना है इसमें, ऑफिशियल्स में क्या बस समझाऊं मैं इसमें। अब नेक्स्ट सेक्शन जो है वो आपको ये बताता है व्हाई डिड द रिवोल्ट फेल्ड, रिवोल्ट का आखिर फेलियर क्यों हुआ। नाउ व्हाट यू विल सी, अगर आप रिवोल्ट का जगह देखो, देखो तो यहां पर लेफ्ट साइड में जगह कौन कौन सा जगह है बेटा? दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बरेली, इलाहाबाद, बनारस, बिहार, दे ऑल लाई वेयर, नॉर्दर्न इंडिया या सदर्न इंडिया? कहां है ये सारे सेंटर्स? तो कैन वी से दैट one reason for the revolt is, for the failure of revolt is non participation of southern region? रिवोल्ट बस और बस कहां रह गया सीमित? नदन प्लेन्स में, नदन इंडिया में। क्लियर है ये चीज? देखकर आंसर कर सकते हो ये सब। पहला चीज क्लियर है। दूसरा, किसी भी रीजन को अगर स्ट्रांग बनाना है तो उस रीजन का कितना लीडर होना चाहिए? एक या दो स्ट्रांग लीडर होना चाहिए जो उस रीजन को बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कराए। यहां कितने लीडर्स हैं? हर रीजन का अपना अपना लीडर, और सबके लड़ने का अपना अपना तरीका। प्लस कोई भी सेम कॉज के लिए नहीं लड़ रहा था। देखा आपने? कोई भी सेम कॉज के लिए नहीं लड़ रहा था। रानी लक्ष्मीबाई क्यों लड़ रही थी? क्योंकि उनके बेटे को, डॉक्ट्राइन और लैब्स के चलते उनके बेटे को राजा नहीं बनाया जा रहा था। ये आपके जो नाना साहब है, ये क्यों लड़ रहे थे? इनको पेंशन नहीं मिल रहा था। बहादुर शाह टू, ये तो लड़ भी नहीं रहे थे, इनके जगह पर जनरल बख्त खान लड़ रहे थे। वो क्यों लड़ रहे थे? वो अपनी गद्दी बचाना चाह रहे थे। बात समझ में आ रही है? सबका अलग अलग रीजन है, सबका पर्सनल कॉज है। किसी का भी एक ये कॉज नहीं कि ब्रिटिश को भगाना है और खीर खाना है। तो ऐसे में क्या होगा? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द फेलियर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। क्लियर है ये चीज? व्हाई डिड द रिवोल्ट फेल्ड? नाउ ब्रिटिश के पास तोप, बंदूक, इंडिया के पास क्या? हाथी, घोड़ा, पालकी, जय कन्हैया लाल की। ठीक है, तलवार है, घोड़ा है, बट तोप के सामने कितना घोड़ा टिक पाएगा? ठीक है, पैसा ज्यादा किसके पास? यूरोपियंस के पास। ठीक है, रिसोर्सेज ज्यादा किसके पास? यूरोपियंस के पास। तो जीतेगा कौन? ब्रिटिशर्स जीतेगा। तो लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड मनी। देखो ये सारे वर्ड्स जो हम यूज कर रहे हैं यहां पर ताकि आपको याद रहे। ठीक है, इसके बाद आप क्या देखते हो? लड़ाई में कौन शामिल हुआ? सिपाही। ठीक है, लड़ाई में शामिल कौन हुआ? सिपाही, पेजेंट्स, फार्मर्स, ये लोग शामिल हुए। बट जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, दे डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट। तो ये ध्यान रखना, इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट। बहुत बार ये कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। अरे ये रिच लोग क्यों रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करेंगे? इनको, ये तो ब्रिटिश के रेमो करम पर पल रहे हैं।
इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास, अगर ये रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या इनको नौकरियां मिलेगी ब्रिटिश के यहाँ? नहीं। क्यों पार्टिसिपेट करेंगे ये? क्लियर है ये चीज सभी को? नेक्स्ट इज रिजल्ट्स ऑफ द रिवोल्ट। नेक्स्ट इज रिजल्ट्स ऑफ द रिवोल्ट। रिवोल्ट के बाद आप क्या देखते हो कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका रूल क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। The revolt marks the end of the East India Company's rule in India. तो सर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल बंद हो गया तो इसके जगह पर आया कौन? ब्रिटिश के इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। दिस वाज आस्क्ड इन बीपीएससी मेंस दिस टाइम। पिछले साल मैंने पढ़ाया था, तभी तो है स्लाइड में। ठीक है, जिन्होंने पीटी पढ़ा होगा उन्होंने लिख कर आए होंगे। तो इंडिया केम अंडर द ब्रिटिश क्राउन, मतलब इसका पहले क्या होता था, आप समझना इस चीज को। सन 1900 बोल रहा हूं, सन 1600 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है तो जो क्वीन थी वो प्रोक्लेमेशन से ईस्ट इंडिया कंपनी को सोल राइट देती है कि आप इंडिया के साथ क्या कर सकते हो? ट्रेड कर सकते हो। ठीक। तो ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे ट्रेड करते 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 यहाँ के पॉलिटिकल अफेयर्स में भी घुसना शुरू कर देती है। देखा हमने, वॉर, सब्सिडियरी अलायंस, ये सारी चीजें। सो 1857 के रिवोल्ट तक जो मेन अथॉरिटी है वो कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी। जब रिवोल्ट खत्म हुआ तो आप क्या देखते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कराया जाता है कि भाई बहुत तुमने कर लिया, अब रहने दो। अब आपका जो कंट्रोल है वो क्वीन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ऐसा थोड़ी है कि क्वीन राज करेगी, नहीं। क्वीन थ्रू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड या थ्रू द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटिश स्टार्ट्स रूलिंग ओवर इंडिया। ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि अचानक से ये सारी चीजें हो जाएंगी। ये सारी चीजों को अगर होना है तो एक लॉ वगैरह पास कराना पड़ेगा, कोई प्रोक्लेमेशन वगैरह लेकर आना होगा। तो आप क्या देखते हो? देयर वॉज अ प्रोक्लेमेशन इशूड ऑन, डेट याद रखना, 1 नवंबर 1858। कहां इशू किया गया? इन द दरबार ऑफ इलाहाबाद। किसने इशू किया? लॉर्ड कैनिंग ने इशू किया। किसके नाम में इशू किया? इन द नेम ऑफ द क्वीन। और क्वीन कौन थी? क्वीन विक्टोरिया। इस प्रोक्लेमेशन में क्या बोला गया कि आज के बाद से जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन होगा इट विल बी डायरेक्ट अंडर द क्वीन। जब हम डायरेक्ट अंडर द क्वीन बोलते हैं तो इसका मतलब क्वीन थ्रू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। समझ में आ गया सभी को? तो इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन थ्रू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट का हेड कौन? क्वीन। इसके साथ साथ इसी प्रोक्लेमेशन से एक इंडिया ऑफिस क्रिएट होता है। कहां? इंग्लैंड में। इस इंडिया ऑफिस का काम क्या था? इस इंडिया ऑफिस में कुछ लोगों को तैनात किया गया जिसका काम यह था कि इंडिया में गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा इसका देखरेख आप करेंगे। तो इंडिया ऑफिस वॉज क्रिएटेड। साथ ही साथ एक चीज और, a new office of viceroy was created। और उसमें आप क्या देखते हो? लॉर्ड कैनिंग बिकम्स द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, ऑफिशियल 1861 के एक्ट के साथ आता है, बट a new office of viceroy was created here itself, okay, and Lord Canning became the first viceroy of India।
फर्स्ट वाइसराय। इतना कुछ है ये 4-5 लाइन के अंदर, सब पढ़ना है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर पीटी। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर पीटी। इसके साथ साथ आप क्या देखते हो, ब्रिटिश ये भी बोलता है कि आज के बाद से हम इंडियंस के रिलीजियस अफेयर्स में उतना इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, दिस वाज द थर्ड रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट। यू विल आल्सो सी सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। गवर्नर जनरल का ऑफिस इज रिप्लेस्ड बाय द ऑफिस ऑफ वॉइसराय। इंडियन रूलर्स के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जैसे जो चीजें हैं उनको हटा दिया गया। फिफ्थ, अनदर इफेक्ट ऑफ रिवोल्ट वाज चेंज इन मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। पहले कितना था बेटा, 6:1। अब कितना हो गया, 2:1। इंडियन टू ब्रिटिश सोल्जर का रेशियो वाज 2:1। ठीक है, और ये 2:1 बेटा सिर्फ बंगाल में था, मद्रास में अलग था, बॉम्बे में अलग था, बट जनरली 2:1 लिखते हैं। okay? बट उतना डिटेल में नहीं जाने का। आप यही रखना कि ब्रिटिश सोल्जर्स को बढ़ा दिया गया एज कंपेयर टू इंडियन सोल्जर्स, बट स्टिल जहां पर बंदूक रखा रहता था, जहां पर गोली वगैरह रखी रहती थी, जहां पर बारूद वगैरह रखे रहते थे, उनका इंचार्ज कौन हुआ करता था, इंडियंस नहीं, ब्रिटिशर्स। तो आर्मरी का कंट्रोल अभी भी पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स के हाथ। तो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ या रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस के लिए तो एकदम एक क्वेश्चन श्योर, पीटी में भी एक क्वेश्चन श्योर है। कुछ पूछना हो किसी को, देख लो। हाँ, ब्रिटिश सोल्जर की नंबर इंक्रीज हो गई ना बेटा, ये तो देखो। ओहो, आप समझते नहीं हो। पहले कितना था, 6:1, मतलब 87% और 13% के अराउंड। 2:1 का मतलब क्या है, 67% और 33%। यही है ना 2:1। बढ़ाना बेटा 13 से 33। एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड टिल हियर, किसी को भी कुछ पूछना हो। बोलो भाई, हाँ या ना। नो, तेज तो नहीं था, पिछले क्लास में किसी ने बोल दिया था सर तेज जा रहे हैं, तेज तो नहीं था, स्पीड ठीक है। पता नहीं किसी ने बोला था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। खैर एनीवेज, नेक्स्ट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, व्हाट इज नेशनलिज्म? एक लाइन में, एक वर्ड में, अभी हम फिलॉसफी वाला बात नहीं कर रहे, एक लाइन में आपसे पूछा जाए कि क्या है नेशनलिज्म। देशभक्ति, या फिर उसके भी ऊपर अगर हम जाएं, फीलिंग ऑफ वननेस, हम सब एक हैं, वी बिलोंग टू सेम कैटेगरी, togetherness, feeling of togetherness is what nationalism. So it is said that nationalism in India started with formation of Indian National Congress in the year 1885. ये जो फीलिंग ऑफ वननेस है, ये इंडिया में फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में होता है, उसकी वजह से देखने को मिलता है। तो एक बात बताओ, 1885 में अगर फीलिंग ऑफ वननेस जाग रहा है, तो इसका मतलब 1885 के पहले बहुत कुछ हो चुका होगा जिसकी वजह से ये वननेस जागा होगा। ऐसा तो नहीं है कि उसी साल जागा।
ऐसा तो नहीं होगा ना कि उसी साल जागा। तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज विद रेस्पेक्ट टू causes of rise of nationalism in India. ठीक है, what are the causes of rise of nationalism in India? आप क्या देखते हो? पहला कॉज इज वेस्टर्न एजुकेशन। ना, कहानी सुनेंगे ध्यान से, सब कुछ लिखा हुआ है। मैकॉले, ठीक है, मैकॉले को बोला जाता है कि इंडिया में जो ब्रिटिश वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम आया है उसके फादर यही है, मैकॉले। ना, मैकॉले का जो पर्पस था वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कराना इंडिया में, वो ये पर्पस था कि देखो, आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, ठीक है, वो सारा जॉब तो अधिकारी बैठ के नहीं करेगा ना यार। प्यून भी चाहिए, क्लर्क भी चाहिए, उनके नीचे के लोग चाहिए, ये लोग भी चाहिए। अच्छा, अगर अधिकारी जो है अंग्रेज है, तो अधिकारी को पेपर तो हिंदी में मिलेगा नहीं साइन करने के लिए, अधिकारी इंग्लिश में ही पेपर में साइन करेगा। अच्छा, इंग्लिश में पेपर अगर अधिकारी के पास आया है तो उसको इंग्लिश में किसी ने टाइप किया होगा, आया ना। तो इंग्लिश में अगर कोई पेपर को टाइप कर रहा है, पेपर बना रहा है, ले जा रहा है, साइन करवा रहा है, तो इसका मतलब उसको भी इंग्लिश आना चाहिए। तो मैकॉले का वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस कराने का मकसद ये था कि एक ऐसा क्लास ऑफ इंडियन बनाया जाए जो कि ब्लड से, ठीक है, इंडियन रहे, बट दिमाग से क्या रहे, ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने वाले। ठीक है, क्लियर है ये चीज? बस शरीर से इंडियन होना है, बाकी हर एस्पेक्ट से वो क्या होंगे, ब्रिटिशर्स, which were made in order to carry out the lower level jobs of Britishers in India। तो मैकॉले का ये मकसद था। लेकिन एक बात बताओ, ये इंग्लिश वगैरह अगर आप किसी को लिखवाओगे, किताब वगैरह पढ़वाओगे, इंग्लिश मीडियम की किताब वगैरह पढ़वाओगे, तो आप क्या देखोगे, इंग्लिश मीडियम की जब वो किताब पढ़ेगा तो ये जो लिबर्टी के आइडियाज हैं, फ्रीडम के जो आइडियाज हैं, ये सब भी तो पढ़ेगा। ऐसा थोड़ी खाली एबीसीडी लिखना सीखेगा। तो आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, ये सारी चीजों के बारे में वो क्या हो जाते हैं, अवगत हो जाते हैं वेस्टर्न एजुकेशन से, और यही चीज फिर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में यूज किया जाता है। क्लियर है ये चीज सभी को? हाउ हैज वेस्टर्न एजुकेशन रिजल्टेड इन राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया? वेरी गुड। सेकेंड इज ग्रोथ ऑफ वर्नाकुलर लिटरेचर। ग्रोथ ऑफ वर्नाकुलर लिटरेचर। वर्नाकुलर मतलब बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्नाकुलर? लोकल। अगर सिंपल वर्ड्स में समझे तो लोकल लैंग्वेज है ना, वर्नाकुलर का मतलब लोकल लैंग्वेज। अब एक बात देखो, अभी का नहीं, 1850 का इंडिया देखो। क्या 1850 में सभी लोग एजुकेटेड हैं? क्या सभी लोग पढ़ लिख सकते हैं? क्या सभी लोगों को इंग्लिश आती है? नहीं। लेकिन अगर मान लो कोई पत्रिका उनके लोकल लैंग्वेज में प्रिंट होना शुरू हो जाए और कोई उनको लोकल लैंग्वेज पढ़कर सुनाना शुरू कर दे, तो क्या लोगों को ये पत्रिका समझ में आनी शुरू हो जाएगी? बिल्कुल। तो आप क्या देखते हो, देयर इज राइज ऑफ लोकल वर्नाकुलर प्रेस, लोकल वर्नाकुलर लिटरेचर्स ड्यूरिंग दिस टाइम, व्हिच इंक्रीजेस द नॉलेज लेवल ऑफ दिस पीपल। ठीक है, तो उसमें से कुछ वर्नाकुलर्स क्या थे, वेरी इंपॉर्टेंट, बंकिम चंद्र चैटर्जी का आनंद मठ। बंकिम चंद्र चैटर्जी का आनंद मठ, ठीक है, इस आनंद मठ के किताब में ही ये जो सॉन्ग है वंदे मातरम दिया हुआ है। ये जो आनंद मठ किताब है, दिस इज बेस्ड ऑन सन्यासी रेबेलियन ऑफ 1771। 150 सन्यासी को बिना मकसद के मार दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इसीलिए वहां के जो बंगाल में जो सन्यासी वगैरह थे उन्होंने रिवोल्ट किया था। तो उसी रिवोल्ट की कहानी बेसिकली आनंद मठ में दे रखी है। आस्क्ड इन बीपीएससी, आनंद मठ, ठीक है, पूछ लिया। नाउ
एक और वर्नाकुलर लिटरेचर आया, नील दर्पण। ये बेसिकली जो इंडिगो कल्टीवेटर्स थे बंगाल के, उनके प्लाइट को दिखा रहा था। इट वॉज रिटन बाय दीनबंधु मित्रा। इट वॉज रिटन बाय दीनबंधु मित्रा, अगेन आस्क्ड इन बीपीएससी। नील दर्पण इज रिटन बाय हु? और नील दर्पण बेसिकली किसको बताता है? तो प्लाइट ऑफ इंडिगो कल्टीवेटर्स इज रिप्रेजेंटेड इन नील दर्पण। तीसरा वाला बचा हुआ है बेटा, भारतेंदु हरिश्चंद्र प्ले भारत दुर्दशा, नॉट आज इन बीपीएससी। तो आपको पता है ना, दो पूछ लिया, तीसरा बचा हुआ है, कभी भी पूछा जा सकता है। भारत दुर्दशा में क्या लिखा गया है? द मिजरेबल कंडीशन ऑफ इंडियन मासेस, पॉवर्टी, पुअर, हेल्थ कंडीशन खराब है, खाना नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये पूरा कहानी भारत दुर्दशा में लिख रखी है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। ठीक है, सो ये इफेक्ट था वर्नाकुलर लिटरेचर का। ठीक है, 2 नंबर rise of causes of rise of nationalism in that. Third cause is what? स्टार्टिंग ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। ये जो राजा राम मोहन रॉय थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, विवेकानंद थे, ज्योतिबा फूल थे, इन्होंने बेसिकली क्या किया? लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाया। ठीक है, उनके अंदर यूनिटी लेकर आए, साइंटिफिक थिंकिंग लेकर आए, पैट्रियोटिज्म प्रमोट किया, विमेन एम्पावरमेंट प्रमोट किया। तो इसके वजह से इट रिजल्ट्स इन गेनिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। लोगों को लगने लगा नहीं नहीं नहीं, ये ब्रिटिश सुपीरियर नहीं है, हम ही लोग सुपीरियर थे, हमें दबा के रखा गया है। तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स वाज another platform which helped in raising the sense of nationalism in India. ठीक है, क्लियर है ये चीज? ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि ये जो फार्मर्स थे, इनको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता था, इनके पास पैसे नहीं थे, ये पुअर थे, फमाइन के कारण इनको ठीक से नहीं रह पा रहे थे। फमाइन क्यों होता था वो भी देख लिया। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इन सारी चीजों ने मिलकर फार्मर्स को बर्बाद कर दिया था। तो फार्मर्स को ये लगता था कि इकट्ठा होकर आते हैं, ब्रिटिशर्स को भगाते। फ्लाइट ऑफ फार्मर्स इज रिजल्टिंग व्हाट? इट इज रिजल्टिंग इन राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। लोगों को लगता है कि एक साथ आना चाहिए, तभी हम फॉरेन रूल से हमें मुक्ति मिल सकती है। ठीक है, फिफ्थ इज, ये तो ब्रिटिश का देन था, फिफ्थ वन, कि ब्रिटिश ने क्या किया? एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यूनिफिकेशन किया कंट्री का। ठीक है, जोड़ा सभी जीवों को, है ना, राजा महाराजाओं को हराकर सबको ब्रिटिश के टेरिटरी में ऐड करते गए। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन हेल्प्ड इन व्हाट? राइजिंग ऑफ सेल्फ नेशनलिज्म इन इंडिया। ओके, तो ये हम समझ सकते हैं ना, पहले लोग टूटे टूटे एरियाज में रह रहे हैं, अब साथ में हैं, तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज क्या होगा? बढ़ जाएगा। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज अगर बढ़ेगा तो फीलिंग ऑफ वननेस बढ़ेगा, और फीलिंग ऑफ वननेस बढ़ेगा तो नेशनलिज्म का फील आएगा कि हाँ, हमें एक साथ यूनाइट होकर ब्रिटिश को हराना। ठीक है, नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। हाउ डज कम्युनिकेशन नेटवर्क हेल्प इन रेजिंग ऑफ सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया? देखो, कम्युनिकेशन बढ़ेगा तो मूवमेंट बढ़ेगा पीपल का एक जगह से दूसरे जगह, और अगर मूवमेंट बढ़ेगा पीपल का एक जगह से दूसरे जगह, तो आइडियाज एक्सचेंज होंगे, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन तेजी से होगा, और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अगर तेजी से होगा तो इट विल डेवलप इन व्हाट? फीलिंग ऑफ वननेस। अरे, ब्रिटिशर्स ने हमें वहां भी प्रताड़ित किया है, अच्छा तुमको भी प्रताड़ित किया है, इसका मतलब हम दोनों एक ही लोग से प्रताड़ित हो रहे हैं, क्यों ना हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में खड़े हो जाए। ऐसा ऐसा सेंस। ठीक है, कम्युनिकेशन नेटवर्क। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन अभी जस्ट हमने देखा, है ना, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन अभी हमने जस्ट देखा, टू वे इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, देखा था ना, टू वे। नाउ इस इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन को पहले इंडियंस को समझ में नहीं आया कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अपने किताब के थ्रू बताया कि इंडिया का इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है।
दीज टू किताब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दादा भाई नेरोजी का एक किताब है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आस्क्ड इन बीपीएससी। महादेव गोविंद रनडे का एक किताब है, एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स, नॉट आस्क्ड। तो इट्स अ पोटेंशियल क्वेश्चन, नहीं पूछा गया, कभी पूछा जा सकता है। इन दोनों किताब के थ्रू ये जो इकोनॉमिस्ट थे, ये बेसिकली लोगों को एजुकेट कर रहे थे। देखो, ब्रिटिशर्स का जो रूल है वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, भले रेलवे ले आए, बट रेलवे का मेन मकसद है कि आपके से रॉ मटेरियल लेकर इंग्लैंड में पहुंचाना और उनका फिनिश गुड आप तक पहुंचाना। तो ये सिखा रहे हैं, ये लोग किताब में देखकर लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, तो ये दो बुक्स। एट्थ, factors which led to growth of nationalism in India, growth of modern press. Now, how does modern press results in sense of nationalism? ध्यान से समझेंगे। प्रेस है, इनका जो रीच है ये बहुत दूर तक है। एक आर्टिकल छपा, उसे कोई एक आदमी नहीं पढ़ेगा, काफी लोग पढ़ेंगे, बहुत दूर तक रीच है। रीच में ही आप क्या देखोगे, विलेजेस में जब ये आर्टिकल्स वगैरह पहुंचते हैं, तो विलेज में तो सब कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है ना बेटा। विलेज असेंबली में पेपर पढ़ा जा रहा है, ठीक है, और काफी लोग उसको बैठकर क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। आप देखो साथ में, क्या साथ में बैठ के लोग उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखो। साथ में बैठ के लोग उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो अगर साथ में बैठ के लोग अगर चर्चा कर रहे हैं, तो डोंट यू थिंक इट विल रिजल्ट इन फीलिंग ऑफ वननेस? प्लस इनिशियल फेज में जब आप प्रेस देखते हो, तो उनका मेन मकसद ये था कि इनका जो आइडियाज है, इनका जो आर्टिकल्स है, दूर दूर तक लोगों तक पहुंचे। इसीलिए जो दाम भी जो होता था ना पेपर वगैरह का, वो बहुत कम हुआ करता था। इट वॉज वेरी वेरी लेस। ग्रोथ ऑफ मॉडर्न प्रेस क्लियर है। हाउ डिड ग्रोथ ऑफ मॉडर्न प्रेस रिजल्टेड इन फीलिंग ऑफ वननेस? एक कंट्री में, कंट्री के एक इलाके में क्या हुआ, ये पूरे कंट्री में डिस्कस होना शुरू हो गया। अरे इसको ऐसे पीटा, अरे हमारे लीडर को ऐसे पीटा बंगाल में। तो पूरे कंट्री में लोग बात करना शुरू करते हैं कि यार ये ब्रिटिशर्स ठीक नहीं है हमारे लिए। ठीक है। नाइन्थ इज लॉर्ड लिटन्स पॉलिसी। इसको तो एक साथ समराइज कर लो। इनके चार खराब पॉलिसीज। पहला, ही ऑर्गेनाइज्ड दिल्ली दरबार इन 1877, जहां पर बहुत खर्चा किया खाने पीने के लिए। गिवन दैट कि 1876 में देयर वाज अ फेमाइन, मतलब भूखमरी का हाल है सदर्न इंडिया में, और आप दरबार ऑर्गेनाइज कर रहे हो। तो क्या लोगों को यह पसंद आएगा? आप मुझे बताएं। भूखमरी का कंडीशन है आपके कंट्री में, साउथ इंडिया में, और आप दिल्ली में दरबार ऑर्गेनाइज करके लैविश स्पेंडिंग कर रहे हो, खाना पीना बना रहे हो, तो क्या लोगों को पसंद आएगा? नहीं। दूसरी पॉलिसी इनकी, दूसरी पॉलिसी थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878, आस्क्ड इन बीपीएससी। क्या था ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 ये बोलता था कि जो भी पत्रिका इंग्लिश के अलावा रीजनल लैंग्वेज में छप रही है, जो भी पत्रिका इंग्लिश के अलावा रीजनल लैंग्वेज में छप रही है, अगर उसने ब्रिटिश के अगेंस्ट में कुछ भी छापा जो कि देशद्रोह के बराबर है, तो उस पत्रिका को बंद कर दिया जाएगा।
उसकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, प्लस रीजनल लैंग्वेज में जो पत्रिकाएं छप रही हैं, जो न्यूज़पेपर छप रहा है, उनको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रखना पड़ेगा। इसके अलावा फ्री कॉपीज बांटनी पड़ेगी सरकारी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल बोल रहा, सरकारी अफसरों को। तो इतना रेस्ट्रिक्शन लगाया गया बस और बस किसको? वर्नाकुलर प्रेस पर, ना कि इंग्लिश प्रेस पर। अगर आपको इतना सारा सब कुछ लगाना है नियम कानून, तो सब पर इक्वली लगाओगे ना। वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो पत्रिका प्रिंट हो रही है उसके ऊपर ही बस की। तो अगेन इट वाज अ केस ऑफ रिसेंटमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, कि हमारे लैंग्वेज को ये दबाना चाह रहे, हमारे आइडियाज को ये दबाना चाह रहे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 क्लियर है सभी को? ये क्या है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878? सभी को क्लियर है ये? थर्ड इनका पॉलिसी था आर्म्स एक्ट 1878। आर्म्स एक्ट 1878। अब आर्म्स एक्ट 1878 का जो लेकर आए लॉर्ड लिटन, उन्होंने क्या बोला कि इंडियंस वेपन कैरी नहीं कर सकते, लेकिन इंग्लिश कर सकते, इंग्लिशमैन कर सकते। अगेन इंडियंस को ये पसंद आएगा? फोर्थ एक्ट ऑफ लॉर्ड लिटन पॉलिसी में आप क्या देखोगे कि जो सिविल सर्विस का एग्जाम उस समय पर, ठीक है, सिविल सर्विस का एग्जाम उस समय पर बस और बस इंग्लैंड में हुआ करता था, इंडिया में नहीं हुआ करता था। और जो एज था उस समय पर 21 ईयर्स था। अब आप बताओ, इंडिया में लोग 21 साल तक क्या उतना पढ़ लेते हैं? लेट से पढ़ना शुरू करते हैं यार इंडिया में, और उस समय तो और भी लेट से पढ़ते थे। तो 21 साल अगर मैक्सिमम एज लिमिट अगर आप डाल दोगे तो क्या कोई एग्जाम दे पाएगा? नहीं। लॉर्ड लिटन ने 21 साल से घटाकर इसको 19 साल कर दिया। उनको भी 21 साल में भी मजा नहीं आ रहा था, उन्होंने घटाकर 19 साल कर दिया। तो क्या जो सिविल सर्वेंट के एस्पिरेंट्स होंगे उस समय पर, क्या उनको अच्छा लगेगा? क्या एजुकेटेड मिडिल क्लास को ये अच्छा लगेगा? नहीं। दे विल यूनाइट अगेंस्ट द, इट विल रिजल्ट इन व्हाट? राइज ऑफ सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमंग द। तो ये लॉर्ड लिटन की पॉलिसीज, ये चारों याद रखना, चारों एक जैसे एक साथ है। 10th इज रीजन फॉर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, ये रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। इट गेव द ट्रू पिक्चर ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, अपने सिपाही को ही मार रहे हैं गोली से। 11th रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अभी हमने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स लिख लिए, यहां उसको वापस से उतना डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं। हमें इंफीरियर समझते थे, है ना, एज घटा देते थे एग्जाम देने के लिए, ताकि इंडियंस आ ही ना सर्विस में। ओके, बहुत देख लिया रेशियल वाला, ठीक है, इसको वापस करने की जरूरत नहीं। एक और इंपॉर्टेंट रीजन क्या था? इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। व्हाट वाज इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी? इल्बर्ट बिल क्या था? इल्बर्ट बिल एक ऐसा बिल था जो कि इंडियन जजेस को यह पावर देता था कि वो यूरोपियंस को के केसेस को क्या कर सकते हैं? हियर कर सकते हैं, which gave Indian judges the power to hear cases against Europeans, ब्रिटिशर्स नहीं बेटा, कोई भी यूरोपियंस। तो यूरोपियन को बहुत खराब लगा ये, कि ये जो इंडियंस हैं हमसे इंफीरियर हैं, ये इंडियन जजेस हमारा केस देखेंगे, हम इतने बड़े लोग हैं, हमारा केस तो यूरोपियन जजेस को देखना चाहिए, इंडियन जजेस क्यों देखेंगे? तो अगेन अ केस ऑफ व्हाट? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो आप क्या देखते हो, इसके वजह से बहुत हो हंगामा होता है इंग्लैंड में, जिसकी वजह से इस बिल को वापस लेना पड़ जाता है। तो दिस शोज द ट्रू पिक्चर ऑफ द ब्रिटिशर्स, कि दे वर व्हाट? दे वर हैविंग डीप रेशियल प्रेजुडिस अगेंस्ट द इंडियंस। अब एक छोटी सी बात, ये इल्बर्ट बिल किनके टाइम पर आया था? उस समय वाइसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन। और ये जो इल्बर्ट थे, ये इल्बर्ट बिल इल्बर्ट के नाम पर है। ये इल्बर्ट कौन थे? ही वाज द लीगल एडवाइजर टू द काउंसिल ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, इल्बर्ट बिल, ये जो इल्बर्ट ने इंट्रोड्यूस करा, ये इल्बर्ट कौन थे? हु वाज दिस इल्बर्ट? लीगल एडवाइजर टू द काउंसिल ऑफ इंडिया। किसके समय पर इंट्रोड्यूस कराया गया? लॉर्ड रिपन। कब? 1883। क्या था? ये था।
13, 14, 15 ये रीड करने वाला है, इसमें कुछ है नहीं समझाने का। ओके, रीजन ये आप रीड करके समझ सकते हो, इसमें कुछ समझाने वाला ऐसा कुछ है नहीं। सो विथ रेस्पेक्ट टू राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, ये 15 पॉइंट जो मैंने अभी अपने यहाँ पर पढ़ा, किसी को कुछ पूछना हो, एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड। किसी को भी? नो वन? पढ़िए फिर, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। आगे फिर कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है? दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। बाय। पढ़ो, 25 पेज हो गया आज तो। पढ़ो पढ़ो, रीड कर, याद रहे। बाय।